चलो फ्रेंड, ये हमारी पेपर सेकंड का पार्ट 2 चल रहा है। इसकी इकाई 3 है मानव विकास संसाधन, ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन के विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयास बताइए। पहला है प्रवासी कौशल विकास योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तीसरा है स्किल इंडिया मिशन, फिर नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया, नेक्स्ट है अटल नवाचार मिशन, स्टार्टअप इंडिया, नेक्स्ट है स्किल इंडिया पोर्टल। उस्ताद योजना क्या है? उस्ताद योजना केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को पारंपरिक कला और समुदाय से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 मई 2015 में प्रारंभ हुई ये योजना। उद्देश्य क्या है? कौशल विकास करना, फिर शिक्षा, कर्ज की उपलब्धता यानी क्रेडिट उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है दीक्षा। तो दीक्षा ये पोर्टल है काइंड ऑफ 2017 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शिक्षकों के लिए शुरू किया गया नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को अपनी जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। हुनर हाट, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दस्तकारों शिल्पकारों को मार्केट मुहैया कराने के मिशन में के तहत देश के विभिन्न भागों में हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। हुनर हाट में उस्ताद दस्तकारों द्वारा बनाए गए दस्तकारी और हैंडलूम को प्रदर्शित किए जाते हैं। हुनर हाट के जरिए लाखों दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। असर क्या है? यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है, आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। तो आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इसकी शुरुआत 2005 से होती है। इस रिपोर्ट में देश के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का प्रारंभिक स्तर पर गणित, भाषा और संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। इस सर्वेक्षण में विद्यालय के बजाय घर घर जाकर बच्चों से बातचीत की जाती है एवं उनकी अन्य गतिविधियों के आधार पर जानकारी जुटाई जाती है। सर्व शिक्षा अभियान, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2001 में। 2001 में। उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक सुलभता शिक्षा। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा गारंटी योजना, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए और औपचारिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इसे यहाँ विशेष रूप से लागू किया गया है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शिक्षा केंद्र नहीं है। तो इसे वहाँ विशेष रूप से लागू किया गया है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शिक्षा केंद्र नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना, इसकी शुरुआत 1995 से हो जाती है। 1995 से। उद्देश्य क्या है? पोषण स्तर सुधारना एवं विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाना। इसमें स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की जाएगी। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, प्रारंभ कब होता है? 1994 में। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बच्चे को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा देना ताकि शिक्षा से कोई छात्र वंचित न रह जाए। ड्रॉप आउट रेट 10% तक कम करना। तकनीक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीक शिक्षा से तात्पर्य कुशल जनशक्ति का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में करना, अर्थात ऐसी शिक्षा प्रणाली जो मानव संसाधन का सृजन करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। इस प्रकार की शिक्षा में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। पहला है, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया। इसके आधार पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यह 1 अप्रैल 2010 को देश भर में लागू कर दिया गया। प्रमुख प्रावधान क्या है? तो पहला है कि बालकों के घर के 1 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। दूसरा है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों की पहुंच स्कूलों तक सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, इन स्थापित विद्यालयों में आधारभूत यानी फाउंडेशनल जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना और इस सरकार के माध्यम से ऐसा किया जाएगा। स्कूल चले हम अभियान, स्कूल चले हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा महत्वाकांक्षी अभियान है। नारा, शिक्षित मध्य प्रदेश ही विकसित मध्य प्रदेश बनेगा। प्रारंभ 2001 में। इसके उद्देश्य क्या है? स्कूल चले
अभियान के उद्देश्य क्या है? प्रदेश के सभी बच्चों के नामांकन का प्रयास करना, विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाना। उच्च शिक्षा क्या है? इसकी प्रमुख चुनौतियाँ बताइए। उच्च शिक्षा सबको प्राप्त होने वाली शिक्षा के ऊपर विशेष विषय संबंधित शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत स्नातक, परास्नातक, व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण आते हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी? एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए या इक्विटी होनी चाहिए, या फिर गुणवत्ता यानी क्वालिटी। भारत में तकनीक शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं? पहला, तकनीक संस्थानों में शोध और अनुसंधान कार्यों में शोध पर बल न देना, पाठ्यक्रमों में एकरूपता का अभाव है, नवाचार को बढ़ावा नहीं दिया जाना, वित्तीय संसाधनों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बजाय डिग्री पर बल देना। भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तकनीक शिक्षा में बेहतरी के क्या प्रयास किए गए? तो प्रमुख योजनाएं क्या हैं भारत सरकार की? अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। फिर दूसरा है रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इंस्पायर छात्रवृत्ति, ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं, ई टीचर्स सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए? निम्न पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, फिर इन स्टेप फेलोशिप प्रोग्राम और शिक्षकों की क्षमता का विकास, फिर शिक्षा के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना, सारांश ऑनलाइन सुविधा, राष्ट्रीय आविष्कार मिशन 2015। इसमें विज्ञान और गणित विषयों की पढ़ाई को दिलचस्प बनाया जाएगा। स्कूली शिक्षा में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर राष्ट्रीय सम्मेलन, विभिन्न ऐप वेब पोर्टल के माध्यम से शिक्षा। विकलांगता से संबंधित समस्याएं निम्न हैं। पहला, हीन भावना से ग्रसित होना, फिर भेदभाव से ग्रसित, परिवहन साधनों की अनुपलब्धता, उपयोगी शिक्षा की कमी, कौशल विकास के साधनों का अभाव। वैसे भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम कौन कौन से हैं? पहला है जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस, उज्ज्वला स्व सहायता समूह, कन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व वंदना योजना, सबला, निर्भया और महिला शक्ति योजना। बाल श्रम से क्या तात्पर्य है? ऐसा कोई भी कार्य जो बच्चों द्वारा 6 से 14 वर्ष में किया जाता है, साथ ही ऐसे कार्य जो बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास को रोकने और न्यूनतम वांछित शिक्षा स्तर या मनोरंजन के साधन को बाधित करते बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाएगा। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार, पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा है राज्य विश्वविद्यालय, तीसरा है निजी विश्वविद्यालय, नेक्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज और फिर है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम है। 1956 में संसद द्वारा पारित विशेष विधेयक के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटीज। तो मुक्त विश्वविद्यालय तात्पर्य उन विश्वविद्यालयों से है जहां विद्या अर्जन हेतु शिक्षक छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संवाद का अभाव हो तथा दूर रहकर भी शिक्षा अर्जन कर पाना सुलभ हो। इग्नू तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और उद्देश्य क्या है? जनसंख्या के बड़े भाग को शिक्षित करना। 1987 से लेकर अभी तक कुल 117 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नागरिकों को शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक समय में मुक्त विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यावसायिक शिक्षा यानी कॉमर्शियल एजुकेशन, तो ऐसी शिक्षा जिसमें व्यावसायिक सिद्धांतों को सिखाया जाता है जो शिक्षा रोजगार परक हो। प्रमुख संस्थान तो IIT, IIM, पॉलिटेक्निक कॉलेज। उद्देश्य क्या है? देश की कार्यशील जनसंख्या को कुशल बनाना। ITI फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देश में औद्योगिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान है। यह सरकारी संस्थान है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल और अन्य व्यवसाय परक शिक्षा को शामिल किया गया है। प्रवेश 10वीं के पश्चात किया जाता है। NCTE
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उद्देश्य क्या है? विभिन्न औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का मानकीकरण व इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एवं पाठ्यक्रम तैयार करना। गठन 1993 के राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षक अधिनियम के पश्चात 1995 में इसकी स्थापना होती है। उड़ान योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को यूपीएससी, पीएससी, एसएससी परीक्षा की तैयारी हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास करती है, जिससे परंपरागत ज्ञान में वृद्धि होती है तथा नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीक, उच्च शिक्षा, विशेष शिक्षा। साधन सर्व शिक्षा अभियान, RTE राइट टू एजुकेशन, और स्कूल चले हम अभियान। पाठशाला त्याग के कारण, ड्रॉप आउट के क्या कारण है? पृथक शौचालयों का अभाव, सुरक्षा का अभाव, गरीबी, व्यावसायिक हित का अभाव, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का अभाव, पारिवारिक बाल विवाह, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अस्पष्ट दृष्टिकोण, योग्य शिक्षकों की कमी, सरकार का उदासीन दृष्टिकोण। वंचित वर्गों से यह क्या आशय है? समाज का वह वर्ग जो हाशिए पर है, दबा कुचला है, सदियों से अभाव का जीवन जी रहा है, जो समाज के अन्य वर्गों की बराबरी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए SC/ST आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निःशक्त, दिव्यांग, बुजुर्ग आदि। भारत में महिला असुरक्षा के वर्तमान स्वरूप को समझाइए। थॉमस राइटर्स फाउंडेशन द्वारा भारत में महिला असुरक्षा के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कार्यस्थल पर छेड़छाड़, दूसरा अश्लील चित्रण, नेक्स्ट है सामान्य कार्य असमान वेतन, वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप, कन्याभ्रूण हत्या, दहेज और वेश्यावृत्ति। स्वयं पोर्टल क्या है? स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए समर्पित पोर्टल है। उद्देश्य क्या है? संपूर्ण भारत में शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। लगभग 30 लाख छात्र इस पोर्टल पर नामांकित हैं। युविका तो ये इसरो द्वारा क्रियान्वित प्रोग्राम है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मूलभूत ज्ञान प्रदान करना। भारत में डिजिटल एजुकेशन बदलते आयाम और उद्यमशीलता के विकास में डिजिटल शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। डिजिटल शिक्षा से ज्ञान का विस्तार होता है, कौशल इससे वृद्धि होती है, सामाजिक आर्थिक विकास में तीव्रता आती है और एक न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास स्वयं पोर्टल है, अटल मिशन है, शिक्षकों की उपस्थिति जांच के लिए टेस्ट, स्वयं प्रभाव चैनल है, ई बस्ता, ई शोध, वर्चुअल क्लासेस, वेबिनार और फोसी ऐप है। तो इसका फॉर्म क्या है? फ्री या लाइबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन। वृद्धाश्रम बेसहारा एवं गरीब बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम उनकी जरूरतों को पूर्ण करने का एक आश्रय स्थल होता है। वर्तमान में एकल परिवार के कारण तेजी से बढ़ता जा रहा है यह कॉन्सेप्ट वृद्धा। तो नेक्स्ट है वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 1994 से संचालित है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के BPL श्रेणी के वृद्धों को शामिल किया गया है इसमें। मानव विकास सूचकांक यह UNDP द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। मानक तो इसके जो स्टैंडर्ड हैं, पहला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा यानी एजुकेशन, और नेक्स्ट है आय के मानक प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है कि सबसे पहले 1990 में SDI रिपोर्ट जारी की गई थी, तब से प्रत्येक वर्ष इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इस अवधारणा का विकास अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा किया गया। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में। सोसाइटी एक्ट 1980 के तहत यह संस्था देश की विद्यालयीन शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने, नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के लिए सलाहकारी भूमिका निभाती।
मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना करेगा। उद्देश्य क्या है? विकलांगता की रोकथाम, विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र और स्वरोजगार हेतु बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, गठन 1920 में। 1923 में इसका विघटन हो गया। 1935 में पुनः अस्तित्व में लाई गई। 1994 तक अस्तित्व में रही। महत्वपूर्ण योगदान 1936 में निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन। 2004 में पुनर्गठन किया गया। इसका कार्य केंद्र व राज्य सरकारों को शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सुझाव देना है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन फॉर टीचर्स एजुकेशन, स्थापना को हुई 1993 में। एनसीटीई एक्ट के तहत 1995 को की गई इसकी स्थापना। यह संस्था अध्यापकों की शिक्षा अर्हता के संदर्भ में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को सुझाव देने का कार्य करती है। यह शिक्षा के बदलते परिदृश्य के अनुरूप शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था को कैसे और व्यवस्थित किया जाए इस संबंध में विभिन्न अनुसंधान और शोध भी करता है। कार्य क्या है? शिक्षकों की शिक्षा के लिए सभी पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना, इससे संबंधित परिणामों को प्रकाशित करना। NIPA तो नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान शिक्षा संबंधी योजना और प्रशासन के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्यरत है। यह संस्थान स्वायत्तशासी यानी ये ऑटोनॉमस। गठन कब हुआ था? 1962 में। यह स्कूलों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है और बाद में उसके परिणामों का प्रचार प्रसार करता है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, स्थापना 1945 में मध्य प्रदेश में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में शीर्षस्थ निकाय के रूप में की गई है। तकनीक शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं का सर्वेक्षण करने और देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था प्रयासरत है। कार्य तो मानदंडों और मानकों का नियोजन तैयार करना और रखरखाव करना। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निगरानी व मूल्यांकन। विदेशी विश्वविद्यालय तो आशय क्या है? उन विश्वविद्यालयों से है जिनकी स्थापना कम से कम 20 वर्ष पूर्व हुई हो तथा जो अपने मूल देश के उच्च शैक्षणिक निकाय से मान्यता प्राप्त हो। विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से लाभ तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, प्रतिभा पलायन में कमी, उच्च शिक्षा के नाम पर विदेशों में प्रेषित धनराशि में कमी। भारत कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि शिक्षा विभाग के तहत कार्य करता है। यह एक स्वायत्तशासी संस्था यानी ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना सोसाइटी एक्ट के तहत 1929 में की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देश भर में इसके 101 संस्थान और 72 कृषि विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। कृषि मंत्रालय का कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इसकी देखरेख करता है। भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तो इसकी स्थापना 1947 में होती है। यह विश्वविद्यालय भारत में कानूनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रमुख संस्था है। भारत में स्थापित होने वाला यह पहला राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय में 5 वर्षीय कानूनी शिक्षा प्रदान की जाती है। यह कानूनी शिक्षा अनुसंधान के लिए समर्पित संस्थान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। यह योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर IIM का गठन 1961 में किया गया है। यह इंडियन सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थान है। उद्देश्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में सलाहकारी भूमिका निभाता है। साथ ही गुणवत्ता युक्त प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। यह संस्थान समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत
किया गया था। वर्तमान में इसकी संख्या 31 है। मध्य प्रदेश में एकमात्र NIT भोपाल में है। प्रवेश तो अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा से इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। और कार्य क्या है, तो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और पाठ्यक्रमों का संचालन। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में उच्च शिक्षा हेतु स्वायत्त सार्वजनिक संस्थान है। यह संस्थान 1961 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा व अनुसंधान हेतु शीर्ष संस्था है। वर्तमान में कुल 23 IIT संस्थान कार्यरत हैं। श्रमिकों की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? पहला है बाजार का कम ज्ञान, शिक्षा प्रशिक्षण तक कम पहुंच, सामाजिक सुरक्षा मानकों का अभाव, रोजगार सुनिश्चितता एवं सूचना तंत्र की कमी। निष्ठ है खराब काम दशाएं, न्यूनतम आय, अकुशल श्रम, तकनीक का न्यूनतम उपयोग, दूरस्थ कार्यस्थल, श्रमिक कानूनों की जटिलता। अनुबंध श्रमिक तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर कौन से होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेबर? वे कामगार जो किसी मध्यस्थ द्वारा काम पर लगाए जाते हैं। ये प्रयोक्ता उद्यम, अनुबंधकर्ता और कामगारों के बीच त्रिपक्षीय संबंध पर आधारित होते हैं। ये प्रायः असंगठित क्षेत्र से संबंध रखते हैं। प्रवासी श्रमिक यानी माइग्रेंट लेबर या इमिग्रेंट लेबर, तो नव उदारवादी नीति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों आदि में प्रवेश की स्थिति बनती है, प्रवास की स्थिति बनती है। निम्न जातियों, देशज जनसमूह और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के भूमिहीन निर्धन व्यापक तौर पर प्रवासी श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। बंधुआ श्रमिक तो बॉन्डेड लेबर के बारे में देखते हैं। इन्हें ऋण बंधक के रूप में जाना जाता है। इन्हें ऋण बंधक के नाम जाना जाता है। बंधुआ ऋण एक प्रकार का विशिष्ट बलात् श्रम होता है, इसमें दासता का आधार ऋण होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इसे पारंपरिक रूप से अनेक क्षेत्रों जैसे कृषि, रेशम खनन, माचिस उत्पादन, पटाखा निर्माण, ईंट भट्टा उद्योग आदि में जबरन बंधुआ श्रम में धकेला जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 16 अक्टूबर 2014 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास के अनुकूल माहौल बनाना और सरकारी सहायता। इसमें 5 योजनाएं हैं। पहला श्रम सुविधा पोर्टल, दूसरा सार्वभौमिक खाता संख्या, तीसरा आकस्मिक निरीक्षण योजना, नेक्स्ट है प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, नेक्स्ट है पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो NSDC निजी और सरकारी क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया एक साझा प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य भारतीय श्रमिक वर्ग को कुशल बनाना तथा पहले से कुशल श्रमिकों की कुशलता को उन्नत करना है। NSDC प्रशिक्षण के लिए वित्तीय मदद में प्रमुख भूमिका निभाता है। शिक्षा का उद्देश्य UNDP के अनुसार व्यक्ति का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना, मानवता का विकास करना। नेक्स्ट है उन्नत चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का महत्व, उपयोगिता या लाभ। शिक्षा से आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। शिक्षा नैतिक उत्थान करती है। शिक्षा से विनम्रता आती है। औपचारिक शिक्षा, तो नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इससे छात्राओं को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना होता है और इसमें विद्यालय द्वारा मातृभाषा, विज्ञान, गणित, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, तो अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यह शिक्षा पत्राचार, संपर्क कार्यक्रमों, जन संचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, समय सारणी का अभाव होता है। भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं? तो बजट में शिक्षा पर कम व्यय है, लगभग 2% से भी कम है। छात्र शिक्षक अनुपात में कमी है। टीचर पीपल रेशियो कम है। शाला त्याग दर ज़्यादा है, तो ड्रॉप रेट्स हाई है। ऑनलाइन शिक्षा है तो नवीन तकनीक ज्ञान की कमी है। बालिका शिक्षा है तो जागरूकता की कमी है। भारत में शिक्षा की चुनौतियां दूर करने
के उपाय। तो शिक्षा व्यवस्था में कमियों को दूर कैसे करेंगे? तो शिक्षा में जीडीपी का प्रतिशत बढ़ाना होगा। शिक्षा पर जीडीपी में प्रतिशत बढ़ाया जाए, लगभग इसको 4-5% तक ले जाया जाए, 6% तक रिकमेंडेटरी है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाए। डिजिटल शिक्षा हेतु मजबूत तंत्र निर्मित किया जाए। समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया जाए। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्राथमिक शिक्षा अर्थ क्या है? सबसे पहले प्राप्त होने वाली शिक्षा है। 6 वर्ष के पश्चात 11 या 12 वर्ष तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा या बाल शिक्षा कहते हैं। उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करना। शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान बताइए। तो अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक यानी 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा प्रदान करने की राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का ट। तो माता पिता व पालक का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। माध्यमिक शिक्षा यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके तहत 6वीं से 12वीं तक शिक्षा की व्यवस्था होती है। माध्यमिक शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ। पहला है छात्र शिक्षक अनुपात कम होना। दूसरा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। पुस्तकालय, अच्छे कक्ष, पेयजल, शौचालयों की उपलब्धता न होना। विषयवार शिक्षकों का अभाव और पाठ्यक्रम मनोरंजन का न होना। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, छू लेंगे हम आसमां योजना है, मिले बच्चे कार्यक्रम, फिर कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, हेड स्टार्ट योजना, रुक जाना नहीं योजना, प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना और शिक्षा गारंटी योजना। उच्च शिक्षा है तो सरकारी प्रयास। पहला है राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क ज्ञान कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग अभियान, फिर राइज योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक 2018, भारत में पढ़ो शिक्षा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति बताइए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1946 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना हुई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 24 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 30 निजी विश्वविद्यालय हैं और 457 शासकीय विद्यालय, 483 अशासकीय विश्वविद्यालय हैं और 9 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल, राज्य स्तरीय शिक्षा परिषद, राज्य ओपन बोर्ड। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 के अंतर्गत 7 अगस्त 1968 को हुई। यह संस्थान मध्य प्रदेश के शाला स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करवाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, फिर विक्रम विश्वविद्यालय, जीवाजीराव विश्वविद्यालय, फिर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजा भोज मुख्य विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भोपाल में है, फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भोपाल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो तात्पर्य क्या है? समाज के प्रत्येक वर्ग, मुख्यतः गरीब व वंचित समूहों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की उपलब्धता से लगाया जाता है। इसका अर्थ चिकित्सा शिक्षा क्या है? तो आशय है वह शिक्षा जो चिकित्सा कार्य करने वालों के लिए आवश्यक होती है। भारत में चिकित्सा शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। तो पहला है रोगियों के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या कम होना, चिकित्सा शिक्षा महंगी होना, बैकडेटेड सिलेबस होना और सभी राज्यों जिलों में पर्याप्त मेडिकल कॉलेज न होना।
भारतीय चिकित्सा परिषद स्थापना 1934 में होती है। उद्देश्य क्या है? भारत में उच्च स्तरीय चिकित्सीय शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों के लिए मानक तय करना। कार्य पहला है भारत के चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियों को मान्यता देना। नेक्स्ट है डॉक्टरों का स्थायी अस्थायी पंजीकरण करना या रद्द करना उन्हें। मध्य प्रदेश में शिक्षा चिकित्सा की स्थिति बताइए। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत 1878 में हुई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल, 3 वेटनरी, 1 दंत, 2 यूनानी, 1 होम्योपैथिक और 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं। मध्य प्रदेश में दिल्ली स्थित IIMS एम्स की तर्ज पर भोपाल में भी एम्स की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा कॉलेज तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर। ई शिक्षा क्या है? अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इंटरनेट व संचार उपकरणों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। विभिन्न रूप वेब लर्निंग हो गई, मोबाइल आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम। ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। पहला है राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ई पाठशाला, भारत नेट, स्वयं पोर्टल, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब। बालिका शिक्षा की राह में आने वाली प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? पहला है बाल विवाह, दूसरा स्कूलों का दूर होना, विश्वविद्यालयों में शौचालय भवन में पीने के पानी का अभाव, फिर अध्यापिकाओं का अभाव, बालिकाओं की पाठशाला त्याग दर अधिक होना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। पहला है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, निःशक्त जन छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और गणवेश इंटरेस्ट वितरित करना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट कौन से होते हैं? इस अवधारणा के अंतर्गत राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों के संरक्षण और संवर्धन में भूमिका निभाता है। ये कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। सामाजिक सुरक्षा से क्या आशय है? प्रत्येक व्यक्ति को वंचित वर्गों, समाज के हाशिया समूहों को जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पोषण, स्वास्थ्य और सुनिश्चित कराना। निःशक्तता क्या है? तो यह एक ऐसी अयोग्यता है जिससे ग्रसित होने पर व्यक्ति सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करता। डिसेबिलिटी है। वे अयोग्यताएं शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती हैं। डिसेबिलिटी आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। 31 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन होता है। विश्व की 9% आबादी दिव्यांग है। निःशक्तता के प्रकार तो मानसिक रोग, बहु विकलांगता, देखने की निर्योग्यता, सुनने की निर्योग्यता। फिर वंचित वर्गों की प्रमुख समस्याएं आवास उपलब्ध न होना, शरणार्थी समस्या, विस्थापन समस्या, निःशक्तता, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध न होना। सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं? खाद्य क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लोक वितरण प्रणाली और अन्नपूर्णा योजना। रोजगार क्षेत्र में मनरेगा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। हाशिया समूह, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन से होते हैं? ऐसे समूह जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं तथा जिन्हें समाज की मुख्य धारा से हाशिया पर स्थित समूह पर धकेल दिया गया हो। इन्हें सामान्य सामाजिक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के लिए भी संपर्क करना पड़ता है या संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, निःशक्त। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कौन होते हैं? वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, उनकी आवासीय भूमि क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम हो, उनके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक किसी भूमि नहीं होनी चाहिए। निःशक्त जनों की समस्याएं तो पहला है निःशक्त जनों के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन साधन का अभाव है, सामाजिक भेदभाव होता है, कार्यस्थल पर भेदभाव होता है, आर्थिक समस्या है, पर्याप्त देखरेख का अभाव। निःशक्तों और दिव्यांगजनों हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। पहला है 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण। फिर बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय व राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। अन्य तो सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य पुस्तकालय और स्वावलंबन योजना। निःशक्त जन, निःशक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर का 40% से ज़्यादा हिस्सा विकलांग हो जाता है। इनके लिए दिव्यांग अधिनियम 2016 लाया गया था।
भारत में कुल आबादी के 2.21% लोग निःशक्त हैं। वृद्धावस्था अथवा बुढ़ापा जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उम्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है। वृद्ध से तात्पर्य परिपक्व। यह मानव जीवन की अपरिहार्य एवं अनिवार्य अवस्था है। भारत में लगभग 8.6% जो आबादी है वो वृद्ध है। सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्य, तो इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अन्नपूर्णा योजना, चिकित्सा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो नेक्स्ट है वृद्धजनों की समस्याएं। शारीरिक दुर्बलता, मानसिक रोग, अस्वस्थता, रोजगार न होना, उचित देखभाल की समस्या, एकाकीपन, आर्थिक निर्भरता, घर के सदस्यों द्वारा भेदभाव। सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्य, पहला है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अन्नपूर्णा योजना, चिकित्सा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। वृद्धजन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके व्यक्ति वृद्ध अथवा बुजुर्ग कहलाते हैं। भारत में वृद्धों की संख्या कितनी है? 8.6%। इनके लिए माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2022-2002 लाया गया था। बाल श्रम के प्रमुख कारण तो आय का साधन न होना, फिर स्कूल पाठ्यक्रमों का आकर्षक न होना, गरीबी, पारिवारिक दक्षता सीखने की परंपरा, बच्चों के रूप में सस्ता श्रम उपलब्ध होना, जो कि झोपड़ियों में स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति उदासीनता। सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो ICDS कार्यक्रम है, ICDS कार्यक्रम है, मिड डे मील स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, प्रोजेक्ट इस्माइल है, शिक्षा का अधिकार है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास, तो मिशन गौरवी है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, खेल खेल में शिक्षा, नंदन घर योजना, बालिका समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना कार्यक्रम इत्यादि। बाल संरक्षक हेतु कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चाइल्ड्स वेलफेयर कमेटी, राष्ट्रीय जन संयोग एवं बाल विकास संस्थान, मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो UNO के अनुसार जब किसी व्यक्ति को डराकर या धमकाकर या दोषपूर्ण तरीके से काम करवाया जाता है तथा उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाकर बंधक बनाया जाता है तो इसे मानव तस्करी कहते हैं। महिलाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे व समस्याएं, पहला है भ्रूण हत्या, दूसरा लैंगिक भेदभाव, फिर कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, फिर बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, पारिवारिक असंतुलन, कुपोषण और यौन शोषण। महिला सुरक्षा के लिए कौन कौन से वैधानिक या कानूनी उपाय किए गए हैं? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम, फिर दास प्रथा निषेध अधिनियम, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम, घरेलू हिंसा उन्मूलन अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। नई रोशनी योजना, तो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है। उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को अपने घरों व समुदाय की सीमा से बाहर निकलना भी है, जिसमें महिलाओं अपने जीवन रहन सहन की दिशा में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इसके तहत समाज के वंचित समूह की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों व अन्य संस्थाओं के साथ काम करने की जानकारी, साथ ही साथ तकनीक मुहैया करवाना। फिर हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक के संयुक्त उद्यम से, तो इसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका जो हिस्सेदारी है 51% है और केनरा बैंक की 9% है, से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाजार आधारित उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बाजार के धन का प्रयोग करना। फिर यह कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी और गैर जमा के रूप में पंजीकृत है। पेंसिल, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन पेंसिल पोर्टल का विकास किया गया है और उद्देश्य क्या है? तो बाल एवं किशोरावस्था श्रम अधिनियम 1986 तथा बाल और किशोर श्रम के
पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना दोनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रावधानों को लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। विस्थापित वर्ग के मुद्दे क्या हैं? तो जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं उनके क्या मुद्दे हैं? तो विस्थापित वर्ग, भूमि हस्तांतरण के मामले, विकासात्मक योजनाएं, नगरीकरण का आकर्षण, आय के विभिन्न स्रोतों की तलाश आदि के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अल्पकाल या दीर्घकाल हेतु व्यक्तिगत या सामूहिक रहवास बनाना, ऐसे व्यक्तियों को विस्थापित, तो फिर इनको माइग्रेंट कहा जाएगा, माइग्रेंट वर्ग कहा जाता है। विस्थापन की समस्याएं, सांस्कृतिक पवित्र पर्यटन स्थलों का ह्रास, मुआवजे की राशि का निम्न होना, नक्सलवाद का बढ़ना, क्षेत्रीय असंतुलन, संसाधनों का एक समान वितरण न हो पाना, भारतीय संस्कृति का मूल्य कम होना, फिर परिवार की पारंपरिक प्रणाली में बिखराव, शहरों में जनसंख्या का दबाव, आपराधिक प्रवृत्ति का बढ़ना, शहरों की सीमाओं पर झुग्गी झोपड़ियों की बसाहट और अवैध कब्जा, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। ये क्या है? स्रोत, तो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। वेश्या वह स्त्री है जो कि धन या वस्तु के बदले में अवैध यौन संबंधों के लिए अपना शरीर पुरुष को सौंपती है। इस संबंध में वेश्यावृत्ति निवारक कानून 1956 लाया गया था। शीघ्र धन प्राप्त होना, विवाह न होना, ये कुछ इसके कंपोनेंट है। वेश्यावृत्ति के कारण, तो आर्थिक कारण है, धन की चाह है, जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। वेश्यावृत्ति की परंपरा, कुछ जनजातियां हैं जैसे बेड़िया जनजाति है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर वेश्यावृत्ति की परंपरा ही चल पड़ी है। काम वासना प्रबल होना, फिर जीविकोपार्जन के साधन के रूप में पलायन की समस्या और शिक्षा का निचला स्तर। बलात्कार, रेप क्या होता है? तो किसी भी शख्स की मर्जी के बगैर उसके साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करना बलात्कार, यह एक अपराध है और आयु का बंधन इसके लिए मायने नहीं रखता है। बलात्कार रोकने के उपाय, कड़े कानून हो, फास्ट ट्रैक अदालतें हों, पोर्न साइट को बैन किया जाए, बेहतर शिक्षा, पर्याप्त पुलिस व्यवस्था और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाए। महिला दुर्व्यवहार क्या है? तो आशय इसका क्या है? किसी भी महिला को वेश्यावृत्ति, बलात्, श्रम अंगों का दुर्व्यापार, वाणिज्यिक विवाह आदि के उद्देश्य से खरीद फरोख्त करना महिला दुर्व्यापार कहलाता है। इस हेतु सरकार द्वारा प्रयास, तो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, किशोर न्याय अधिनियम 2015। महिलाओं के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान? तो अनुच्छेद 14 समस्त नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। फिर अनुच्छेद 21 स्त्री पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अन्य अनुच्छेद, तो 15(3), 16(2), 21 का, 23(24), 25(28), 32, 39 का, 39(घ), 39(ड). महिला सशक्तिकरण से क्या आशय है? वुमेन एम्पावरमेंट से क्या आशय है? महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लिंग आधारित बजट, जननी सुरक्षा योजना, सबला सुकन्या समृद्धि योजना, जाबली योजना या जवाली योजना, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। महिला सशक्तिकरण महिला शिक्षा हेतु कौन से संगठन कार्य करते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, निर्भया फंड, राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला कोष। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्गों के लिए चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम, तो ग्राम्या योजना है, सूरज धारा है, एकलव्य शिक्षा योजना है, रफ्तार योजना है, प्रोजेक्ट हनुमान योजना है और चरण पादुका योजना। फिर महिलाओं का अश्लील चित्रण, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का तात्पर्य क्या है? महिला के रूप, आकार, शरीर या शरीर के किसी अंग को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने से है जो अश्लील हो, आपत्तिजनक हो, असम्मानजनक हो, निंदात्मक हो तथा से सार्वजनिक नैतिकता और भ्रष्टाचार को क्षति पहुँचती है। अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं, तो पहला है राजनीति में कम प्रतिनिधित्व, शिक्षा का निचला स्तर, मंदिर में प्रवेश वर्जित, आर्थिक शोषण, समाज में निम्न स्थिति और शासकीय सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं, महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, निःशुल्क कोचिंग योजना, शासकीय सेवाओं में आरक्षण और अनुसूचित जाति राहत योजना 2015। अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्याएं, ऋणग्रस्तता,
कम मजदूरी, गरीबी, स्वास्थ्य की निम्न दशाएं, जनजाति महिलाओं का शोषण, पलायन की समस्या और शिक्षा का निश्चय स्तर। अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए गए शासकीय कार्यक्रम: निःशुल्क छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, एकलव्य शिक्षा विद्यालय और टांटिया भील रोजगार योजना। विस्थापन के प्रमुख कारण तो रोजगार की तलाश, बाजारी कारण, बेहतर शिक्षा के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, दुर्गम स्थानों पर रहने की समस्या, आधुनिक वातावरण में रहने की इच्छा। पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? स्रोत क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 से पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न ऐसे पिछड़े हुए नागरिकों से है जो केंद्र सूची द्वारा पिछड़ा वर्ग सूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अल्पसंख्यक किन्हें कहते हैं? माइनॉरिटीज़ किसे कहते हैं? ऐसा समुदाय जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिनकी आबादी नगण्य हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिख, पारसी हो गए, जैन हो गए, ट्रांसजेंडर। तो वह व्यक्ति जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत व्यवहार करता है, इन्हें तीसरे लिंग के रूप में पहचाना जाता है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 0.04%। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख प्रयास: पढ़ो प्रदेश, नया सवेरा, नई उड़ान, नई मंजिल, वक्फ प्रबंधन, जियो पारसी, नई रोशनी, सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना। समलैंगिकता क्या है? समान लिंग के प्रति आकर्षण रखने वाले पुरुष या महिला को समलैंगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए गे, लेस्बियन। यह भारत की कुल जनसंख्या के 0.2%। ऑनर किलिंग क्या है? परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से महिला, 10 नवयुगलों की उनके सगे संबंधियों द्वारा होने वाली हत्या ऑनर किलिंग कहलाती है। कारण क्या है? प्रेम संबंध, विपरीत जाति में विवाह। इसकी रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल 2010 लाया गया था। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, इसे 2008 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं व गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को क्रमशः 12,000, 15,000 और 50,000 की सहायता प्रदान की जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ 21 सितंबर 2010 को हुआ था। उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक लाने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तो 1995 प्रारंभ होती है। उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसका प्रारंभ 29 मई 2006 को हुआ। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के दूरस्थ एवं SC/ST क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराना। गांव की बेटी योजना, प्रारंभ 2005। प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु 5,000 रुपये प्रति माह से 10 माह प्रति वर्ष 500 रुपये 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति देना। अंतरा योजना, तो उसका प्रारंभ 15 अगस्त 2017 को हुआ था। उद्देश्य क्या है? बच्चों के जन्म में अंतर रखने और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना। ऊर्जा ग्रहण योजना, इसकी शुरुआत 2006-07 में होती है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना इसका उद्देश्य है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, इसका प्रारंभ 2006 से होता है। उद्देश्य क्या है? SC/ST वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6, 9, 11 में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, 1,000 और 3,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधित योजनाएं: शिक्षा गारंटी योजना है, 1997 में आती है। फिर स्कूल चले हम अभियान 2009-10 में, पढ़ना बढ़ना योजना 2003 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001।